आज हम लोग चर्चा जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर की जब से पहलगामी आतंकवादी घटना हुई है, तब से जम्मू कश्मीर एक चर्चा का विषय बन गया है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये पहलगाम जो आतंकवादी घटना हुआ, इसका जम्मू कश्मीर के इतिहास से क्या नाता है? आज इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है और ऐसा कहा जाता है कि ये महाभारत काल तक इसका जाता है और महाभारत काल में कश्मीर का उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन उस कश्मीर का कहानी हम वहाँ से न शुरू करके आज हम कहानी इसकी 1947 से शुरू करते हैं, क्योंकि 1947 के बाद जो इसका कश्मीर का गौरवशाली इतिहास था, आतंक की ऐसी इस पर लकीर खींच गई कि जम्मू कश्मीर का स्वरूप ही बदल गया। आज हर कश्मीरी अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहा है। वहीं पर सुरक्षा बल सड़कों पर तैनात है और वहीं पर पाकिस्तान की नापाक साजिश घाटी की यह पहचान बन गई है। और आज इतने वर्षों के बाद 1947 की आज़ादी के बाद भी अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो आज भी जैसे ही जम्मू कश्मीर का नाम आता है, हमें कहीं न कहीं आतंकवाद, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं। लेकिन आज हम उस संघर्ष की कहानी करेंगे कि 1947 से कैसे वर्तमान तक आते आते अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ और इसके बाद की घटनाएं, वहाँ का स्थिति क्या है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब हम जम्मू कश्मीर के इतिहास की बात करते हैं। ये 1947 की बात है। 1947 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। उसने जब भारत की स्थिति को देखा तो चाहता था कि हम अपने समय में ही भारत को आज़ाद कर दें। इसी क्रम में उसने माउंट बेटन को भारत भेजा। लेकिन जब भारत भेजा तो इस हिदायत के साथ भेजा था कि जहाँ तक संभव हो सके भारत का विभाजन न किया जाए, लेकिन अगर लगता है कि भारत का विभाजन करना आवश्यक है तभी वह भारत का विभाजन करेंगे। और इस तरह माउंट बेटन भारत आते हैं और भारत आने के बाद उन्होंने यहाँ की जितनी भी आल पार्टी होती है सबके साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद एक लंबा दौर चलता है, लेकिन जैसा कि बाद में लगा कि माउंट बेटन को कि नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए भारत का विभाजन आवश्यक है। और इसी को आधार बनाकर वह एक योजना बनाते हैं, भारत विभाजन योजना। और इसे 3 जून 1947 को वह क्लीमेंट एटली को सौंप देते हैं। और इसी को विश्व इतिहास में, क्योंकि 3 जून को यह प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे 3 जून की योजना, और क्योंकि माउंट बेटन ने पेश किया था इसलिए इसे माउंट बेटन योजना, और क्योंकि भारत के विभाजन की बात की गई थी इसलिए भारत विभाजन योजना के नाम से जाना जाता है। और इसी विभाजन योजना को लेकर वहाँ की संसद ने एक बिल तैयार किया जिसे भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 कहा गया। और इस विधेयक को 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश कर दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, वैसे वहाँ ब्रिटेन में उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। इसके बाद 15 जुलाई 1947 को यह हाउस ऑफ कॉमन से पास करा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट डे इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजा गया। यह हाउस ऑफ लॉर्ड जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, वैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। इसके बाद वह हाउस ऑफ लॉर्ड से पास हो गया विधेयक। और जब ये विधेयक जैसे हमारे यहाँ जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है, उसी तरह वहाँ के ये सम्राट के पास जाता है और अंतिम रूप से जब वो हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये विधेयक अधिनियम बन जाता है। 18 जुलाई 1947 को वहाँ के सम्राट ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दिया और इस तरह भारतीय स्वतंत्रता विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में परिवर्तित हो गया और उसी के आधार पर भारत का विभाजन हो गया और 2 देश अस्तित्व में आ गए, भारत और पाकिस्तान। अब हम माउंट बेटन योजना का जो आधार था उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। माउंट बेटन योजना में ये था कि उस समय पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं था,
तो अंग्रेजों ने कहा जिसको हमने कब्जा किया वो तो हम भारत और पाकिस्तान में बांट सकते हैं, लेकिन कुछ पर पुर्तगालियों का कब्जा है, कुछ पर फ्रांसीसियों का कब्जा है, और कुछ भारत के ऐसे क्षेत्र थे जहां पर देसी रियासतें थीं, यहाँ पर वहाँ पर भी आज भी राजा थे, वहाँ पर अंग्रेजों ने उसे कंट्रोल नहीं किया था, उस पर उनका कोई कब्जा नहीं था। तो जब माउंटबेटन ने योजना बनाई तो उन्होंने कहा जो ब्रिटिश भारत का भाग है वो हम कुछ भारत को दे देंगे और कुछ पाकिस्तान को दे देंगे, लेकिन जो ये देसी रियासतें हैं इनका हम विभाजन नहीं करेंगे, इनको हम ऑफर देते हैं या तो ये भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ये उनकी मर्जी है, वो दोनों में शामिल हो सकते हैं, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन अगर कोई देसी रियासत ये चाहती है कि वह किसी में शामिल नहीं होना चाहती है, वह न भारत में न पाकिस्तान में, तो अपनी यथास्थिति बनाए रख सकती है। और इसी का फायदा लेकर जब 15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ तो इस तरह बहुत सी रियासतों ने भारत या पाकिस्तान में मिलने का फैसला किया, और उसके बाद कई रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मान मनौवल के दौर से उन्होंने भारत में शामिल करा लिया। लेकिन इन सब के बाद 3 ऐसी रियासतें थीं जो मान मनौवल के बाद भी वह न तो भारत में शामिल हुई और न पाकिस्तान में शामिल हुई। उसमें वो 3 नाम था, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। अब मैं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को लेकर एक एक की बात कर रहा हूं। अगर मैं जूनागढ़ की बात करूं तो उस समय जूनागढ़ पर मुस्लिम नवाब का शासन था और वो मुस्लिम था, लेकिन वहां अगर जूनागढ़ की जनता को देखा जाए तो वहां की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, और जो वहाँ का नवाब था वो चाहता था कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए, जबकि वहाँ की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी, और ऐसे में वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वह कहाँ शामिल हो, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में शामिल होता है तो वहाँ की जनता विरोध पर आ जाएगी, और अगर वो भारत में शामिल होता है तो वह उसकी इच्छा नहीं थी, वह चाहता था कि मैं पाकिस्तान में शामिल हूँ। और यही बात थी कि धीरे धीरे वहाँ की जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया, और जब विरोध करना शुरू किया तो बाद में वहां पर जनमत संग्रह कराया गया। और ऐसा कहा जाता है कि 20 जनवरी 1948 को जब जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह कराया गया कि वहां के लोग का क्या चाहते हैं, वो भारत में शामिल होना चाहते हैं कि पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, तो एक बड़ा चौंकाने वाला वहां पर निर्णय आया। कहा जाता है कि 1,80,000 मतदाताओं ने इसमें भाग लिया कि वो कहाँ शामिल होना चाहते हैं, तो केवल कहा जाता है 91 वोट पाकिस्तान के पक्ष में पड़े और बाकी वोट भारत के पक्ष में पड़े, और इस तरह जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। हैदराबाद की कहानी की बात करूं, हैदराबाद का जो निजाम था वो हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी, और हैदराबाद का निजाम इतना बदमाश था कि अगर मैं कहूँ तो सभी देसी रियासतों ने जो भारत का संविधान बना था उसमें अपना प्रतिनिधि भेजा था, लेकिन हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उसने अपना कोई प्रतिनिधि भेजने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब मुझे भारत में रहना ही नहीं है तो मैं अपने संविधान भारत के बनाने में मैं अपना योगदान क्यों दूं, और उसकी अभी तक देखा जाए तो सबसे बड़ी रियासत थी। और हैदराबाद जब ये रियासत थी, जब उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे भारत में मिलने के लिए कहा, लेकिन उसका मन था पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, लेकिन कहा जाता है उसके पास किसी भी तरह का दिमाग नहीं था, क्योंकि अगर उत्तर में देखा जाए तो भारत था, दक्षिण में देखा जाए तो भारत था, उसकी जो लोकेशन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की थी वो कहीं से भी न वो पाकिस्तान में जा ही नहीं सकता था, न पश्चिमी पाकिस्तान न पूर्वी पाकिस्तान में। लेकिन उसके बाद भी हैदराबाद का निजाम इस तरीके से था, वो क्या सोचकर ये कहता था कि मैं पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूं, और जब उसे समझाया गया तो धीरे धीरे टाल मटोल करता रहा। 1 साल तक तो टरकाता रहा कि अभी हम थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सोचूं। लेकिन जब बहुत दिन हो गया तो भारत सरकार ने एक ऑपरेशन पोलो चलाया, और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सैनिक हैदराबाद की रियासत में घुस गए, और 5 दिन की कार्यवाही के बाद करीब 18 सितंबर 1948 को दोपहर के 4:30 बजे वहाँ की फौज ने, जो हैदराबाद की फौज थी, वह भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दी। और उस समय जो हैदराबाद रियासत की फौज का नेतृत्व कर रहा था मेजर जनरल एल एड्रूस ने,
और यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल जीएन चौधरी। उनके सामने एड्रूस ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और जब हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया तो हैदराबाद का जो निजाम था वह संयुक्त राष्ट्र संघ चला गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ जाने के बाद उन्होंने भारत की शिकायत की। उसने कहा कि जब एक समझौता हुआ था कि अगर हम भारत में शामिल होना चाहें तो हम भारत में शामिल हो सकते हैं, हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं हम पाकिस्तान में, और अगर हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो हमें रहने दिया जाएगा, हमको कोई परेशान नहीं करेगा। ऐसे में मैंने स्वतंत्र होने का निर्णय लिया था। तो भारत की ये जो कार्यवाही थी वह पूरी तरह से गलत थी। और जब ये बात भारत को पता चली, संयुक्त राष्ट्र संघ में जब उसने अपना पक्ष रखा तो उसने कहा कि यह कार्यवाही सैनिक कार्यवाही नहीं थी, एक पुलिस कार्यवाही थी, क्योंकि हैदराबाद रियासत में कुछ अराजक तत्व वहां पर अशांति फैला रहे थे। ऐसे में सीमा पर अशांति फैलाने के कारण हमें मजबूरन होकर उनके साथ पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी। और जैसे कि ये सैन्य कार्यवाही ना होके ये पुलिस कार्यवाही है और इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और इस तरह हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। अभी तक हमने बात जूनागढ़ और हैदराबाद की किया कि जूनागढ़ कैसे जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा शामिल कर लिया गया था। अब जम्मू कश्मीर के बारे में देखें। अगर मैं जम्मू कश्मीर को देखूं तो यहाँ का जो राजा हरि सिंह थे वह हिंदू थे और यहाँ की बहुसंख्यक जनता लगभग 70% से अधिक जनसंख्या मुस्लिम थी। तो राजा हरि सिंह को ये लगता था कि अगर मैं भारत में शामिल होऊंगा तो यहाँ की जनता हो सकता है विरोध कर जाए, इसलिए वो भारत में शामिल होने का निर्णय नहीं ले रहे थे और वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। लेकिन जब ये चलता रहा, उधर पाकिस्तान अपनी निगाहें गड़ाया हुआ था और पाकिस्तान कहीं न कहीं बहुत खुश चल रहा था, क्योंकि एक तो उसके बॉर्डर पर था और दूसरा उसको लगता था कि यहाँ की बहुसंख्यक जनता मुस्लिम है, तो आज नहीं तो कल वो जो जनता मुस्लिम है वो पाकिस्तान की तरफ आएगी और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। वहीं पर नेहरू सोचते थे कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, ये जो भी होगा हम सबका वेलकम करते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर हमारा होगा। लेकिन ये दोनों खुशफहमी में थे और ऐसे में इंतजार पाकिस्तान करता रहा। लेकिन अब उसके पाकिस्तान के भी धैर्य जवाब दे दिया और उसने 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना कश्मीर में प्रवेश करा दिया। और जब कश्मीर में प्रवेश किया तो वह 2 दिन के अंदर 24 अक्टूबर 1947 को वह बारामूला तक आ गए। और जब बारामूला तक आ गए तब राजा हरि सिंह को घबराहट होने लगी और उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू से उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि हमारी आप सहायता करिए। नेहरू ने कहा कि भाई हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं, हमें तो अगर हम आपकी सहायता करेंगे तो दूसरे के मामलों में दखलंदाजी करनी हो जाएगी, ऐसे में हम आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। अगर आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तब आप हमारे अंग हो गए तो हम आपको सुरक्षा देना मेरा कर्तव्य है। और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और जैसे ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गई और प्रवेश करने के बाद पाकिस्तानियों को खदेड़ दी और इस तरह से जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को एक सैन्य कार्रवाई के एक युद्ध के माध्यम से उसे भारत में शामिल कर लिया गया। जब जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया तो वहाँ की जनता को ये न लगे कि ये जो निर्णय लिया गया है ये कहीं न कहीं दबाव में लिया गया है और उनको ये लगे कि हम भारत के साथ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इसलिए उस समय के जो संविधान निर्माता थे उनको लगा कि अगर हम उन्हें कुछ विशेष राज्य का दर्जा देकर ये ऑफर दें कि आप भारत के ज़्यादा सुरक्षित हैं, भारत के साथ रहेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, इसलिए एक अनुच्छेद रखा गया 370,
जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाने लगा तो उस समय ही इसका कुछ लोगों ने विरोध किया और कुछ लोगों ने समर्थन किया। अगर जो विरोध कर रहे हैं उनकी बात को कुछ देर के लिए हटा दें, लेकिन जो देने के पक्ष में थे उनका तर्क क्या था कि क्यों जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इसके लिए कुछ हम बिंदुओं के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। उनका ये था कि अभी जम्मू कश्मीर की जो सीमा है उसमें युद्ध चल रहा है, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। और ऐसे में जब अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तो ऐसे में जब तक युद्ध समाप्त ना हो जाए तब तक हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, उन्हें हमें कुछ विशेष ऑफर देने चाहिए। और अगर मैं दूसरे बिंदु की बात करूं तो अभी जो राज्य की स्थिति है वो असामान्य है, लेकिन इस असामान्य से सामान्य होने में समय लगेगा, और जब तक सामान्य नहीं हो जाता है तब तक हमें उन्हें एक विशेष ऑफर देने की आवश्यकता है। वहीं पर अगर तीसरे बिंदु की बात करें तो उस समय जम्मू कश्मीर का कुछ भाग अभी भी दुश्मनों के कब्जे में था, और ऐसे में दुश्मनों के कब्जे में रहने से हमें डर था कि कहीं वो परमानेंट दुश्मनों के कब्जे में रह जाए, इसलिए हम चाहते थे कि वह भी हमारे साथ आ जाए, इसलिए हम उन्हें विशेष ऑफर देना चाहते थे। वहीं पर हम ये भी चाहते थे कि उनको हम इतना सुरक्षित रखें, उन्हें इतना ज़्यादा लाभान्वित करें कि वहाँ की जनता खुद फैसला करे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें भारत के साथ रहना है। इसलिए हम उन्हें अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा देना चाहते थे। जो लोग जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का विरोध कर रहे थे, उनको संतुष्ट करने के लिए कहा गया कि ये टेम्परेरी है, ये अस्थाई है, ये जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया ये परमानेंट नहीं दिया गया है, इन्हें जब चाहें हम हटा भी सकते हैं। और बाकायदे इसको हटाने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 370 के खंड 3 में किया भी गया। उस अनुच्छेद 370 खंड 3 में कहा गया कि यह जम्मू कश्मीर के लिए एक टेम्परेरी क्लाज है, ये परमानेंट क्लाज नहीं है, और इसको जब भी समाप्त करना होगा तो राष्ट्रपति एक अपने आदेश द्वारा यह घोषणा करके कि अब यह अस्तित्व में नहीं रहेगा, इसे समाप्त कर देगा। बस उसे क्या करना होगा, अपना आदेश निकालने के पहले जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा है उससे एक सहमति पत्र लेना होगा, और संविधान सभा की सहमति के लेने के बाद राष्ट्रपति एक आदेश दे देगा, और यह राष्ट्रपति के आदेश से ही विशेष राज्य का दर्जा हट जाएगा। लेकिन जब बाद में यह धीरे धीरे परमानेंट होने लगा तो लोगों ने कहा कब ये हटेगा, तो इसे हटाने का क्या प्रावधान, तो इसको लेकर काफ़ी मातापच्ची होने लगी, क्योंकि जो संविधान सभा जम्मू कश्मीर की थी वो 1957 में ही समाप्त हो गई थी। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि जो संविधान सभा 1957 में समाप्त हो गई उससे सहमति कैसे ली जाएगी, और जब सहमति ली नहीं जाएगी तो राष्ट्रपति आदेश कैसे देगा। इस बात को लेकर कुछ लोग विवाद किए, लेकिन जैसा कहा जाता है कि ये जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी इसको लेकर अगर संविधान सभा नहीं है तो वहाँ की विधानसभा को ये उससे सहमत लिया जाएगा, और अगर विधानसभा नहीं रहेगी तो केंद्र की संसद से सहमत ले लिया जाएगा। और यही सहमति लेकर हमने 5 अगस्त 2019 को हमने जम्मू कश्मीर को ये जो विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था वह समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 370 के तहत जो उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसमें क्या क्या बातें थी। अब बहुत सी बातें थी, सबका तो मैं जिक्र अब यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन मैं मोटे मोटे में बात कर दूँ तो पहला तो यही था कि जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान होगा, क्योंकि देश में एक संविधान होता है, लेकिन हमने जम्मू कश्मीर राज्य को एक अलग संविधान अपने बनाने का निर्णय दिया, यानी भारत में 2-2 संविधान। वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ का एक अलग झंडा होगा, जबकि किसी भी देश में एक झंडा होता है, लेकिन वहाँ पर एक अलग झंडा, और जम्मू कश्मीर का अलग, भारत का अलग झंडा होगा। वहीं पर अगर तीसरी बात करें तो नागरिकता, हमारे भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन कश्मीर के लोगों की दोहरी नागरिकता थी। एक तो वह कश्मीर के नागरिक थे और एक जो है वो भारत के नागरिक थे, और इस तरह से कई बिंदुओं पर उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब मैं जम्मू कश्मीर के संविधान का भी कुछ चर्चा कर दूं। अगर जम्मू कश्मीर के संविधान की बात करूं
तो सितंबर अक्टूबर के 1951 में जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और निर्वाचन के बाद उनकी पहली बैठक 31 अक्टूबर 1951 को हुई और इस तरह उन्होंने अपना संविधान बनाने में कुल 5 वर्ष का समय लिया और 17 नवंबर 1957 को जम्मू कश्मीर के संविधान को वहां की संविधान सभा ने एडॉप्ट कर लिया और 26 जनवरी 1957 को यह पूरी तरह से लागू कर दिया गया। जब हम जम्मू कश्मीर की चर्चा करते हैं तो एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A की चर्चा होती है। अब ये 35A की बात कर लेते हैं। ये बात 14 मई 1954 की है, जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत एक आदेश पारित करके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल किया। ये अनुच्छेद 35 में जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को यह शक्ति दी गई कि जम्मू कश्मीर का विधानमंडल ये तय कर सकता है कि राज्य का कौन अस्थायी निवासी है और कौन अस्थायी निवासी है। इसका शक्ति ये जम्मू कश्मीर को विधानमंडल को दी गई और इसी अनुच्छेद 35A का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर का विधानमंडल ने यह किया कि जम्मू कश्मीर का कौन अस्थायी निवासी है। उसके लिए पहला था कि अगर वह 14 मई 1954 को राज्य का निवासी था तो वह जम्मू कश्मीर का परमानेंट निवासी होगा। वहीं पर अगर दूसरे बिंदु की बात करें तो 14 मई 1954 के पहले अगर 10 वर्ष उसे राज्य में रहते हो गया है और यहाँ पर उसने अपनी संपत्ति बना ली है तो वह भी जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी होगा। वहीं पर अनुच्छेद 35A के तहत ये कहा गया कि अगर कोई महिला गैर कश्मीरी से विवाह कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे और लेकिन अगर पुरुष ऐसा करता है, किसी गैर कश्मीरी से शादी करता है तो उसके साथ ये उत्तराधिकार या जितने भी अधिकार उसके समाप्त नहीं होंगे। ये केवल महिलाओं के साथ ही लागू किया गया। अब हम अनुच्छेद 370 की समाप्ति का जिक्र करते हैं। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ये अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A दोनों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि अनुच्छेद 370 का खंड 1 आज भी समाप्त नहीं हुआ है। अब लोग कहेंगे कि 370 जब समाप्त हो गया तो 370 खंड 1 क्यों नहीं समाप्त किया गया। इसके पीछे आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 खंड 1 में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो उस खंड को हम कैसे हटा सकते हैं। इसलिए आज भी अनुच्छेद 370 खंड 1 आज भी संविधान में मौजूद है और इस तरीके से 5 अगस्त 2019 को ये 370 समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और एक आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और जम्मू कश्मीर में जैसे दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर भी विधानसभा है तो वहाँ पर विधानसभा का भी प्रावधान किया गया। लेकिन उसके पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद था, उस विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया और इस तरीके से यह पूरी कार्यवाही जो बांटा गया था 31 अक्टूबर 2019 से यह पूरी तरह से प्रभावी हो गई। इस तरीके से ये जम्मू कश्मीर का इतिहास था। हमने इसके बारे में आपसे जिक्र किया। निश्चित है आप ध्यान से बातों को सुने होंगे और इसके इतिहास को समझे होंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।